बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मेरे इस चैनल मुख्तार हुसैन एमएससी मैथमेटिक्स को, जिसके अंदर आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 को अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2020 डिस्कस करने जाएंगे। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2020 एक्सरसाइज 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सी और क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर 3 जो हैं वो मौजूद हैं, जिसको हम इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं जो मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे, और इसके अलावा जो मेरे इस चैनल पे न्यू है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऊपर आल को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि अपकमिंग जो वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें और साथ साथ मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे। थैंक यू। मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें यहाँ पे लेट करके दिया गया स्टेटमेंट हमें दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसके अंदर हमें कहा गया कि लेट यू वेक्टर आपके पास एक स्पेस के अंदर वेक्टर, वी वेक्टर भी एक स्पेस के अंदर वेक्टर है, और इसका आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी मैग्नीट्यूड, वाई एक्सिस के अलोंग और जी एक्सिस के अंदर इसकी मैग्नीट्यूड जो है हमें दी गई है। सिमिलरली डब्ल्यू भी एक हमारे पास स्पेस के अंदर वेक्टर दिया गया है। नेक्स्ट हमें कहा गया फाइंड द इंडिकेटेड वेक्टर और नंबर्स। आपने यहाँ पे जो इंडिकेटेड वेक्टर दिया गया है, यहाँ पे जो नंबर दिया गया उसको आपने फाइंड करना है। मतलब आपके पास इसके 3 पार्ट थे, तो 3 पार्ट में से हमें जो दिया गया वो 3 दिया गया, और वो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये 3 वी वेक्टर के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो हमारे पास एक वेक्टर ही आएगा, और उसमें जब हम W को ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास एक वेक्टर ही आएगा। लेकिन जब हम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा। तो हमारे पास जो इसके 3 पार्ट्स में थे उसमें कोई वेक्टर भी उसका आंसर आ सकता है, और किसी आंसर क्वेश्चन का जो आंसर है वो नंबर भी आ सकता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एक नंबर आएगा, जिसको अभी हम यहाँ पे प्रूफ करने की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेगा जो आपके पास मैग्नीट्यूड के अंदर ही हमारे पास 3 इंटू वी वैक्टर है। वी वैक्टर हमारे पास दिया गया है 3 आई यूनिट वैक्टर माइनस 2 जे यूनिट वैक्टर और प्लस का 2 के यूनिट वेक्टर, और इसके साथ ये 3 मल्टीप्लाई करेगा प्लस डब्ल्यू वेक्टर। डब्ल्यू वेक्टर की हमारे पास वैल्यू दी गई है 5 आई यूनिट वेक्टर माइनस जे यूनिट वेक्टर और प्लस का 3 के यूनिट वेक्टर। और बाद में हमारे पास ये जो वेक्टर है इसके हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इमिशन होगा, यहाँ पे हमने ये वेक्टर फाइंड करना है। उस मकसद के लिए हमारे पास ये 3 अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा इन तीनों नंबर्स के साथ। 3 जब 3 से ज़रब करेगा 3 3 इज़ 9 आई यूनिट वेक्टर, और ये प्लस माइनस इसके साथ प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 इज़ 6, और साथ आ जाएगा आपके पास जे यूनिट वेक्टर, और ये जब इससे ज़रब करेगा प्लस 6 के यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन अंदर वाले साइन के साथ ज़रब करे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। फॉर एग्जांपल ये देखेगा इसके साथ यहाँ पे प्लस मौजूद है, प्लस प्लस इज प्लस, तो 5 आई यूनिट वेक्टर, और फिर प्लस माइनस इज माइनस, और यहाँ पे जे यूनिट वेक्टर, प्लस प्लस इज प्लस, और साथ आ जाएगा 3 के यूनिट वेक्टर। अब हमें बताइए ये जो वेक्टर्स के अंदर आपके पास आई कंपोनेंट भी 2 टाइम है, जे कंपोनेंट भी 2 टाइम और के कंपोनेंट भी 2 टाइम है, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व होने का मतलब यहाँ तो वो ऐड हो रहे होंगे या फिर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो सबसे पहले ये देखिए आई यूनिट वेक्टर एक ये मौजूद है और एक ये, दोनों के साथ साइन प्लस होने की वजह से प्लस प्लस इज प्लस, तो दोनों प्लस होंगे। 9 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, और साथ हमारे पास आई यूनिट वेक्टर। जे कंपोनेंट एक ये और ये दोनों माइनस होने की वजह से ये दोनों भी प्लस होंगे, लेकिन जो साइन होगा वो ग्रेटर का आ जाएगा, जो कि हमारे पास 6 है ग्रेटर, उसका साइन माइनस आ गया। तो ये ऐड होने के बाद 6 यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 होता है, 6 प्लस 1 आपके पास 7 जे यूनिट वेक्टर। फिर ये के यूनिट वेक्टर और ये के यूनिट वेक्टर आपके पास ऐड होंगे तो प्लस प्लस इज प्लस, 3 प्लस 6 आर 9, और साथ आएगा के यूनिट वेक्टर। अगर आप देखें तो ये आपके पास एक वेक्टर बन गया हुआ, लेकिन हमारे पास ये जो सीधी लाइन लगा के दी गई है ये दरअसल वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी होगी, जो कि हमने एक्सरसाइज 7.1 के अंदर भी क्वेश्चन किया था। तो हमारे पास ये जो इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है वो कुछ यूँ होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारे पास आई यूनिट वेक्टर के साथ ये कोफिशिएंट होता है वो एक्स कंपोनेंट कहलाता है। तो वो एक्स कंपोनेंट हमारे पास 14 है उसका स्क्वायर, प्लस वाई कंपोनेंट जे के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो -7 है, ये वाई कंपोनेंट कहलाता है, इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आएगा 9
का स्केयर मतलब जी कंपोनेंट का स्केयर, जो के साथ कोफिशिएंट होता है वो जी कंपोनेंट कहलाता है। इन तीनों का स्केयर लेकर उसे ऐड अप करके उसका स्केयर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है। तो ये हमारे पास इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, जो कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर एक नंबर आएगा, वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 14 का जब हम स्केयर करेंगे तो आई थिंक ये आपके पास ये आता है 196। फिर जब आप 7 का स्केयर करेंगे तो 49 प्लस 89 का जब स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास 81 आएगा। अब हमने इन्हें ऐड करना होगा, तो 9 प्लस 1 10 और प्लस 6 16 हो जाएगा, 1 कैरी वो इसमें ऐड होके 9 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 में जब हम अगेन 9 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 23। 13 में जब हम 2 ऐड करेंगे नेक्स्ट अब हम इसमें ये ऐड करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे जब हम 196 में ऐड करेंगे 49 और उसमें हम ऐड करेंगे 81 तो हमें इससे हासिल होगा 146 और उसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। जब हम 146 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास कोई पॉइंट में नंबर आ रहा है तो आपने इसे पॉइंट में नहीं जाना, आप अगर जाना भी चाहें तो आपके पास पॉइंट में आएगा 12.08, तो आपके पास ये इसका आंसर हो जाएगा 146 स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये आपके पास इस वेक्टर की एक मैग्नीट्यूड आ जाएगी, वो जो कि 146 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 12.08 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें कहा गया फाइंड अल्फा, आपने अल्फा फाइंड करना है सो डैट ये जो आपके पास एक वेक्टर दिया गया इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू है 3 के। अब देखें ये आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये कोई वेक्टर है जो स्पेस में मौजूद है, क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट तीनों मौजूद है, तो ये स्पेस में एक वेक्टर होगा और ये स्ट्रेट लाइन हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक आपने इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होगी। और इसने कहा हुआ इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल टू 3 है, आपने इसमें अल्फा फाइंड करना है। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा आपके पास दिया गया अल्फा आई यूनिट वेक्टर प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस 2 के यूनिट वेक्टर होल वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड का फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला लगाएंगे जो कि इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट जो कि आपके पास है अल्फा प्लस 1 जो है वो उसका स्क्वायर। ये मैं आपको मैग्नीट्यूड का फार्मूला पहले थोड़ा डिटेल में बता चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि मैं अपने इस वीडियो को जो है वो शॉर्ट से शॉर्ट बना सकूं। लेकिन अगर कोई आपको बात नहीं समझ आए तो आप लोग मुझसे बाद में कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। अल्फ़ा का स्क्वायर यहाँ पे आपके पास प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन किया जाएगा जिसके मुताबिक आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो कि अल्फ़ा है प्लस सेकंड टर्म जो कि 1 है उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आएगा। और अभी फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ हमारे पास, फार्मूले के मुताबिक प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म जिसको आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा प्लस 2 इंटू ए बी। तो ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और बी का मतलब होता है सेकेंड टर्म। तो 2a अल्फ़ा और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 अल्फ़ा, तो ये 2 अल्फ़ा आएगा इस फार्मूले के मुताबिक और प्लस यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4, दिस इज इक्वल टू 3। अब हमने इस स्क्वायर रूट से भी छुटकारा हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये आपके पास अल्फ़ा का स्क्वायर ऐड होंगे तो 2 अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस ये वाला 2 अल्फ़ा रहा और ये 1 प्लस 4 जो है वो आपके पास 5 बन चुका होगा। आपने इस साइड पे भी स्क्वायर लेना है और दूसरी साइड पे भी हमें इक्वालिटी बैलेंस रखने के लिए स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 3 रेज़ टू दिस इज इक्वल टू 9। अब ये इक्वल की दूसरी तरफ मूव करेगा तो अगर आप देखें तो इसके साथ यहाँ पे प्लस का साइन मौजूद है, इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करेगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये 2 अल्फ़ा का स्क्वायर एज इट इज़, 2 अल्फ़ा भी एज इट इज़, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -4 रह जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों में से अगर आप देखें तो 2 कॉमन लिया जा सकता है तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा
और -2 ये आपके पास रिमेनिंग क्वांटिटीज़ बचेंगी। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने के बाद वो उस साइड पे भी आने के बाद उसे भी 0 ही बना लेगा। तो ये अगर आप देखें अल्फ़ा की फॉर्म में आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे उर्दू मीडियम में आप लोगों ने 2 दर्जी मसावात पढ़ी थी, ये बन गई हुई है। और इसे क्लास 10 के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप लोगों ने जो सोल्व करने के 3 मेथड वहाँ पे सीखे थे। एक 1.1 एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 10 की, चैप्टर नंबर 1 की 10th क्लास की, उसके अंदर आपने 2 मेथड सीखे, बाय फैक्टराइजेशन और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और 1.2 एक्सरसाइज जो उसके अंदर आपने इसे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करने का तरीका सीखा था। अभी मैं यहाँ पे इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड करने जा रहा हूँ, जिसके मुताबिक हमें इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, इसके फैक्टर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे मालूम है कि आपके पास इसके 2 अल्फ़ा प्लस का 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इसके फैक्टर बनेंगे। -2 दिस इज इक्वल टू 0। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आए तो मेरा जो इस चैनल के अंदर मौजूद जो है वो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, उसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद हैं और एक्सरसाइज 1.2 भी मौजूद है। आपको ये मेथड वहाँ पे तीनों प्रोवाइड करके दिए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं। मजीद फिर भी नहीं समझ आए तो आप लोग मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब देखें फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो कॉमन है वो आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा प्लस का यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 2, और इन दोनों टर्म्स में से देखेंगे तो -1 कॉमन लिया जा रहा है। तो यहाँ पे अल्फ़ा रह जाएगा प्लस का, और यहाँ पे माइनस कॉमन जाने की वजह से प्लस और 2 रह जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से अगेन आप देखें तो अल्फ़ा प्लस 2 अगेन कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा -1 यहाँ पे अल्फ़ा रह जाएगा और यहाँ पे -1 दिस इज इक्वल टू 0। जब दो टर्म्स आपस में ज़रब कर रही हैं और इक्वल टू 0 आंसर आ रहा है, इसका मतलब आइदर या तो फिर क्या होगा भी, फर्स्ट टर्म जो है अल्फ़ा प्लस 2 वो इक्वल टू 0 होगी, और जो सेकंड टर्म्स है अल्फ़ा -1 वो इक्वल टू 0 होगी। अगर ये टर्म इक्वल टू 0 होती है तो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, -2 के, और अगर ये टर्म्स इक्वल होती है तो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, +2 के, क्योंकि इधर ये माइनस है, इक्वल की दूसरी तरफ मूव करेगा तो +1 हो जाएगा, और 0 में कोई भी नंबर ऐड करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यूँ आपके पास अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़, एक -2 और एक आपके पास प्लस आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 मौजूद हैं, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट हमारे पास ये आएगा। सोल्यूशन सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हमारे पास एक नंबर आ रहा है -2 और एक हमारे पास नंबर आ रहा है 1। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट, यानी कि अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी -2 और 1। फिर इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसके पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई है, सबसे पहले उस स्टेटमेंट के अंदर हमें एक पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन दी गई है। पैरेलल 2 वेक्टर्स उस वक्त पैरेलल होते हैं जब वो दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं, मैं ये अभी बात रेस कर दूंगा, हम कह देते हैं वी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि इसे मैथमेटिकली यूँ रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल होते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट वी वेक्टर इज इक्वल टू w मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर c। c इज एनी इंटीजर। c कोई भी आपके पास इंटीजर हो सकता है जो आपके पास यहाँ पे w वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट होगी, इसकी c टाइम मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी और इसकी मैग्नीट्यूड, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक जैसी होगी, एक ही सिमत में होगी। मतलब अब c की वैल्यू अगर प्लस की होगी तो इन दोनों की डायरेक्शन सिमिलर होगी, मतलब c अगर आपके पास जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 तो ये सेम डायरेक्शन में होंगे एक दूसरे के। और अगर आपके पास क्या होगा, c की वैल्यू अब यहाँ पे आपके पास क्या हो, नेगेटिव हो, मतलब लेस देन 0 हो, तो इस वक्त ये पैरेलल तो होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के उलट डायरेक्शन में होंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे वो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है जो कि मैंने यहाँ पे राइट कर दी है। तो अब मैं इस बात को यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5। आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड या फिर उसकी लेंथ क्या हो, 5 टाइम हो, इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू दी वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन के, इस वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन हो और उसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो इसकी 5 गुना, इसकी जो जितनी मैग्नीट्यूड है या इसकी जो वैल्यू आएगी उसके वो 5 गुना या उसी
से 5 गुना ज़्यादा भी ये वेक्टर हो। इस मकसद के लिए आप लोगों ने 7.1 एक्सरसाइज के अंदर देखा है कि एक वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर लेते होते हैं वो उस वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, और हमें क्या चाहिए, उस वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट और उससे 5 टाइम चाहिए। तो हमें उससे इसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर को लेकर वो हमारे पास इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। जब हमने इसकी डायरेक्शन ले लेंगे ऑपोजिट के लिए, हमें उसे नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5 टाइम ज़्यादा होने की वजह से हमें 5 से भी मल्टीप्लाई करना। मतलब आपने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर लेना है। यूनिट वेक्टर को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वेक्टर आएगा वो 5 टाइम भी होगा इससे, और इसकी मुखालिफ सिमत में यानी कि अपोजिट सिमत पे भी होगा। तो अब यहाँ पे देखेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हम लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास I यूनिट वेक्टर -2 J यूनिट वेक्टर प्लस 3 K यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड का यहाँ पे फार्मूला लगाया जाएगा जिसके मुताबिक आपके पास फर्स्ट टर्म का स्केयर और प्लस जो y कंपोनेंट है -2 है उसका स्केयर, प्लस z कंपोनेंट जो कि 3 है उसका स्केयर यहाँ पे लिया जाएगा। तो 1 का स्केयर आपके पास 1 ही होता है, और प्लस 2 का स्केयर जो है वो 4 होता है। ये माइनस स्केयर की वजह से प्लस बन चुका होगा, और प्लस का 3 का जब हम स्केयर लेंगे तो 9 आएगा। 9 + 1 10, और 10 प्लस जो आपके पास 4 है वो 14 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 14 वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो ये हमें पहले से मालूम है, सिंस यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर की डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो इक्वल टू होगा वी वेक्टर डिवाइडिंग बाय वी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो वी वेक्टर हमारे पास ये दिया गया था, ये वाला वेक्टर आपके पास था I यूनिट वेक्टर -2 J यूनिट वेक्टर प्लस 3 K यूनिट वेक्टर, और इसकी मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 14 मौजूद है। ये हमारे पास वो वेक्टर आ गया जो कि यूनिट वेक्टर है। मतलब यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। अगर आप ये वेक्टर जो आपके पास आ गया इसकी आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो आपके पास 1 आएगी, और उसके अलावा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वी वेक्टर के अलोंग होगी। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, और वो उस वेक्टर की डायरेक्शन में होता है जो कि हमें गिवन होता है, जो कि हमें दिया गया होता है। तो अब हमने जो रिक्वायर्ड वेक्टर लेना है वो हमारे पास ये होगा, जो हमसे उसने पूछा हुआ है वो हमारे पास वेक्टर वो कुछ यूँ माइनस मतलब कि वो उसके ऑपोजिट होगा, और 5 मतलब उसकी मैग्नीट्यूड 5 टाइम होगा। -5 वी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के, और यूनिट वेक्टर को हम यूँ उसके ऊपर एक कैप के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी यूनिट वेक्टर। तो इसे अगर हम यहाँ पे ही रिप्रेजेंट कर लें तो हमें नेक्स्ट टाइम भी आसानी रहेगी। वी यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक उसके ऊपर ये कैप का साइन दे दिया जाता है। तो -5 वी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे -5 और वी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर वो आप ये फाइंड कर चुके हैं, I यूनिट वेक्टर -2 J यूनिट वेक्टर प्लस 3 K यूनिट वेक्टर डिवाइडिंग बाय आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 14 है। तो आप देखेंगे कि ये -5 ऊपर वाले हर टर्म के साथ ज़रब कर दिया जाएगा, और ये 1/, चलें आप ये अलहदा ना ही करें बल्कि आप इसे यूँ ही रखा रहने दें। मैग्नीट्यूड यूँ ही नीचे ही इसके रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, प्लस माइनस इस माइनस, 5 1 ज़ा 5 और साथ आ जाएगा I यूनिट वेक्टर। तो माइनस माइनस इस प्लस, 5 2 ज़ा 10 और साथ आ जाएगा J यूनिट वेक्टर, प्लस माइनस माइनस इस माइनस, 5 3 ज़ा 15 और साथ हमारे पास आ जाएगा K यूनिट वेक्टर। तो ये जो हमारे पास एक वेक्टर आ गया, ये V वेक्टर की मैग्नीट्यूड के जो V वेक्टर होगा इसके ऑपोजिट भी होगा, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, और उससे 5 टाइम लेंथ में बड़ा भी होगा, उसकी मैग्नीट्यूड से 5 गुना बड़ा भी होगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर यानी कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 11 है इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर सी के बाद क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर जो 3 है
उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ज़रा देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 2 था इसके अंदर ये हमने ये टर्म्स लिखी थी, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुकी थी, तो मैं इसको ज़रा आपको करेक्ट करवा रहा हूँ कि 96 में जब 49 + 81 करेंगे तो हमारे पास 326 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो और इसके अलावा ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर सी है, इसे आप अगर नेक्स्ट चाहें तो सॉल्व कर भी सकें, अगर यहाँ पे भी स्टॉप कर दें तो हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट हम यूँ कर सकते हैं कि -5 i यूनिट वेक्टर, इसके नीचे ये √14 अलहदा से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट ये प्लस का 10/√14 j यूनिट वेक्टर, और ये माइनस का 15/√14 के कंपोनेंट, ये भी आपका इसका आंसर लिखा जा सकता है। मतलब एक स्टेप पे अगर आप करना चाहें तो फिर भी ठीक है, ना करें तो यहाँ पे आपका यह क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ज़रा स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपसे ये कहा गया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन फॉर द गिवन वेक्टर। ये जो आपको वेक्टर दिया गया इसका आपने क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। इसका पार्ट नंबर 3 है, इसके अंदर आपको पी क्यू वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, वेयर पी इज अ पॉइंट इन स्पेस whose x coordinate is 2, y coordinate 1 और z coordinate is 5. Similarly, and q point is also on the space whose x coordinate is 1, y coordinate is equal to 3 and z coordinate is also equal to 1 है आपके पास मौजूद। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक वेक्टर फाइंड करना होगा, पी क्यू वेक्टर, जो कि हमने 7.1 एक्सरसाइज के अंदर इस तरह से वेक्टर फाइंड करने का मेथड सीख चुका है। अब यहाँ पे अगेन हमें वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने उसका डायरेक्शन कोसाइन भी लेना है। आपके लिए डायरेक्शन कोसाइन जो है वो वेक्टर का फाइंड करना एक नया मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वेक्टर को फाइंड करते हैं, पी क्यू वेक्टर को। हमने 7.1 एक्सरसाइज के अंदर लास्ट टाइम ये डिस्कस कर लिया था कि पी क्यू वेक्टर कैसे फाइंड किया जाएगा। तो उसके लिए हमें पास Q जो पॉइंट है उसमें से हमें जो है वो P पॉइंट को माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो Q पॉइंट है इसके अंदर ये हमारे पास ये पॉइंट दिया गया है, ये x कंपोनेंट होता है, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। x कंपोनेंट को यहाँ पे हम कहते हैं 1 i यूनिट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लस जो आपके पास y कंपोनेंट है 3, और y कंपोनेंट के डायरेक्शन में जो j यूनिट वेक्टर होता है, प्लस z कंपोनेंट आपके पास 1 है, और उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमारे पास k वेक्टर कहलाता है। फिर उसके बाद ये माइनस का क्योंकि साइन मौजूद है इसलिए मैं इससे आगे वाली टर्म्स को ब्रैकेट में लिखता हूँ जी। यहाँ पे आपके पास ये 2 है, तो इसके ये x कंपोनेंट होने की वजह से 2 i यूनिट वेक्टर, और ये प्लस 1 j यूनिट वेक्टर, और ये आपके पास प्लस का 5 k यूनिट वेक्टर आएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस इनके साइन चेंज करेगा, तो हम पहले वो चेंज करते हैं। 1 को हम आमतौर पे नहीं भी लिखते, लेकिन मैंने आपको बात समझाने के लिए यहाँ पे 1 राइट किया हुआ है। प्लस का 3 j यूनिट वेक्टर प्लस 1 k यूनिट वेक्टर। तो ये माइनस इनके साइन चेंज करेगा, ये प्लस है माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस 1 j यूनिट वेक्टर, और ये आपके पास माइनस का 5 k यूनिट वेक्टर। अब पहले i यूनिट वेक्टर के साथ सॉल्व होगा तो बड़े का साइन माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, 2 में से 1 चला जाएगा, पीछे 1 आएगा। 1 को हम आमतौर पे नहीं लिखते, तो मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, और साथ आ जाएगा i यूनिट वेक्टर। j यूनिट वेक्टर को j यूनिट वेक्टर के साथ सॉल्व करेंगे, दोनों में से जो ग्रेटर है 3 उसका साइन आ जाएगा, और प्लस माइनस होंगे ये माइनस, तो बड़े में से छोटे वाला निकाल देंगे, 3 में से 1 चला जाएगा, पीछे 2 और साथ j यूनिट वेक्टर। फिर k के साथ k सॉल्व होगा तो बड़े का जो साइन है वो आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, बड़े वाले से छोटे वाला निकाल लेंगे, हमारे पास पीछे 5 में से 1 चला जाएगा, पीछे 4 k यूनिट वेक्टर। ये तो हमारे पास पी क्यू वेक्टर आ गया। हमसे ये नहीं कहा गया कि पी क्यू वेक्टर फाइंड करें, बल्कि हमसे उससे आगे और भी चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू वेक्टर। ये जो हमारे पास वेक्टर है इसका आपने क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन करना है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है वो आप लोगों ने समझ लेना है कि ये जो आपके पास वेक्टर दिया गया है इसका आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है।
वो जो यूनिट वेक्टर आपके पास आएगा उस यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि एक वेक्टर के कंपोनेंट, ये हमने कहा एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट, उस इस वेक्टर के जो यूनिट वेक्टर आएगा उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो उसके डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। मतलब हमने काम और कुछ भी नहीं करना, हमने यही जो वेक्टर है ना इसका यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना है, और उसके जो कंपोनेंट हैं उन्हें जब हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर राइट कर देंगे तो वो हमारे पास उसके जो है वो डायरेक्शन कोसाइन इस वेक्टर के कहलाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, इस वेक्टर के हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाते हुए हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, जिसके अंदर अब x कंपोनेंट -1 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट 2 का स्क्वायर और प्लस z कंपोनेंट -4 है, इसका स्केल लिया जाएगा। तो अगर आप देखें 1 का स्क्वायर तो होता है आपके पास 1 ही, माइनस का स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 हम करेंगे तो 20 बन जाएगा। 20 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21 आ जाएगा। तो अब आप कहेंगे सिंस यूनिट वेक्टर जो है वो आपके पास ऑफ, ये जो आपके पास आएगा पी क्यू वेक्टर, इसका जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास आएगा पी क्यू वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पी क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करने पर इसका यूनिट वेक्टर आएगा। तो आपके पास ये पी क्यू वेक्टर जो है वो मौजूद है जी, ये हमने फाइंड किया हुआ -i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर और -4 k यूनिट वेक्टर, और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो अभी हम फाइंड कर चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 21 है आपके पास। तो इसके हमने अलग-अलग कंपोनेंट लेने के लिए -1 ओवर आयोटा या फिर माइनस आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 21 ये अलग लिखा जाएगा, और फिर प्लस का ये 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 21 जे यूनिट वेक्टर अलहदा से, और माइनस का 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 21 के यूनिट वेक्टर ये अलहदा से लिखा जाएगा। तो अब हम कहेंगे कि वी नो दैट डायरेक्शन जो हमने फाइंड करनी थी, इसकी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू वेक्टर, जो हमने पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन को साइन करने थे वो इक्वल टू आ जाएंगे इसका x कंपोनेंट का कंपोनेंट -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 21, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा, और ये y कंपोनेंट का 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 21, ये इसका अगेन, और ये आपके पास -4 z कंपोनेंट का जो आपके पास कंपोनेंट आएगा वो इसके डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। ये हमने इसका क्या कर लिया, डायरेक्शन कोसाइन मालूम कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात को यहाँ पे मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन कर चुका हूँगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन इसमें से, इस एक्सरसाइज में से 7.2 की एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस जो कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2020 मौजूद हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके उसका आंसर ले सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।